गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11th हिंदी मीडियम, सब्जेक्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर हम कर रहे थे, जिसके पार्ट नंबर 3 तक हमने कर लिया। आज पार्ट नंबर 4 की बात करेंगे। हमने मोजले की पीरियोडिक टेबल को पढ़ा। उस पीरियोडिक टेबल को पढ़ करके हमने टोटल 4 ब्लॉक बनाए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इन चारों ब्लॉक से संबंधित हमने अलग अलग करैक्टर भी पढ़े कि कौन सा ब्लॉक के अंदर किस तरीके से इलेक्ट्रॉन आता है, उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनीय विन्यास क्या होता है और उसके जो सामान्य करैक्टर हैं वो उस पर बात की। कौन कौन से एलिमेंट एस ब्लॉक में आते हैं, कौन से पी में, कौन से डी में, कौन से एफ में, इन पर चर्चा हमारी हो गई थी। अब हम पूरी पीरियोडिक टेबल को लेकर के इससे संबंधित जो गुण है या जो आवर्त सारणी की आवर्तीता है उस पर संबंधित हम बात करेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रियाशीलता व आवर्तीता। इसके अंदर आवर्तीता के अंदर सबसे पहली परमाणु त्रिज्या, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणता। तो ये 4 पॉइंट इस पीरियोडिक टेबल के मुख्य पॉइंट होते हैं। परमाणु त्रिज्या क्या होती है, परमाणु त्रिज्या कौन कौन सी हो सकती है, आयनिक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या, वैन डर वाल्स त्रिज्या। इनमें अलग अलग डिवाइड करेंगे, हम एग्जाम्पल के सहित करेंगे। दूसरा आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी क्या होती है, ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयनन एंथैल्पी में क्या परिवर्तन आता है, बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी में क्या परिवर्तन आता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता, यही इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, किस तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है, किस तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होता है। और विद्युत ऋणता। इन 4 पॉइंटों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, किस पॉइंट के साथ कौन से में क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहली बात करते हैं हम परमाणु त्रिज्या की। सबसे पहली बात करते हैं हम परमाणु त्रिज्या की। ये कोई भी परमाणु का बाह्यतम कोश, ये उसका नाभिक जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ये जो बाह्यतम कक्ष यानी कि नाभिक से मध्य से लेकर बाह्यतम कोश के बीच की दूरी जो होती है वो क्या होती है, परमाणु त्रिज्या होती है। क्या होती है, परमाणु त्रिज्या। ये गोला जितना बड़ा बनेगा उसकी परमाणु त्रिज्या उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि नाभिक के केंद्र से लेकर के बाह्यतम कोश के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, परमाणु त्रिज्या होती है। एक वर्ग के अंदर ऊपर से नीचे आ रहे हैं, हम नीचे आ रहे हैं। जैसे एस ब्लॉक के एलिमेंट के अंदर अपने हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम लेते हैं। इसका एक एटॉमिक नंबर है, एक गोला बन गया। इसका एक बनने के बाद में दूसरा बन गया, इसका एक गोला बनने के बाद में दूसरा, फिर तीसरा। तो ये दूरी पहले इतनी थी, फिर इतनी हो गई, अब इतनी हो गई। इसका मतलब क्या रहा, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है। अब बाएं से दाएं जाने पर क्या फर्क पड़ेगा। अब हम ऐसे चलेंगे तो बाएं से दाएं जाने पर क्या इफेक्ट पड़ता है, परमाणु त्रिज्या का मान कम होता है, क्योंकि यहाँ पर एक
एक प्रभावी नाभिकीय आवेश काम करता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश कार्य करता है जब बाएं से दाएं जाते हैं तो नाभिक पर उपस्थित वह आवेश जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को क्या करे, आकर्षित करे। यानी कि ये नाभिक है, ये बाह्यतम होता है उसको आकर्षित करता है, तो पहले की तुलना में इसका आकार थोड़ा कम ही होगा, यानी कि थोड़ा सिकुड़ना स्टार्ट ही होगा, तो इसलिए इसको बोला जाएगा प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्या बोला जाएगा? प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो इसका मान Z E बराबर Z माइनस सिग्मा के बराबर होता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश को Z माइनस सिग्मा से शो किया जाता है। Z जो होता है वो नाभिकीय आवेश होता है, नाभिकीय आवेश किसी भी एटम पर हो सकता है, और सिग्मा जो होता है वो परिरक्षण प्रभाव होता है। क्या होता है? परिरक्षण प्रभाव। और जो परिरक्षण प्रभाव जो होता है ना, परिरक्षण प्रभाव क्या करता है? संक्रमण तत्वों पर पड़ता है ज़्यादा, संक्रमण तत्वों के अंदर परिरक्षण प्रभाव पड़ता है। ये नाभिक होता है, ये क्या करता है? बाह्यतम कोश को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करता है। लेकिन संक्रमण तत्वों के अंदर क्या होता है? डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जैसे ही डी कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ते जाते हैं वे वापस इसको धक्का देने का काम करते हैं, वापस प्रतिकर्षित करने का काम करते हैं। डी कक्षकों के द्वारा बाह्यतम कोश को बाहर की ओर प्रतिकर्षित करना ही क्या होता है? परिरक्षण प्रभाव होता है। तो इनका अलग अलग किस पर किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात, परिरक्षण प्रभाव के साथ जो परमाणु त्रिज्या होती है उस पर प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता। तो सबसे पहली बात, परमाणु त्रिज्या क्या है? नाभिक के केंद्र से लेकर, नाभिक के केंद्र से लेकर बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? परमाणु त्रिज्या कहा जाता है। जब ऊपर से नीचे आते हैं तो हमेशा ही परमाणु त्रिज्या का मान, ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है। और बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान, परमाणु त्रिज्या का मान कम होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश प्रभावी होता है। तो सबसे पहली बात कि इस तरीके से परमाणु त्रिज्या बढ़ती है और कम होती है। तो परमाणु त्रिज्याएं, आगे परमाणु त्रिज्याओं के प्रकार, परमाणु त्रिज्याओं के प्रकार, परमाणु त्रिज्याएं 4 प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहली आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या। दूसरी होती है सहसंयोजक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या। तीसरी है धात्विक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या। और चौथी होती है वान डेर वाल्स त्रिज्या, वान डेर वाल्स त्रिज्या। तो सबसे पहली बात, परमाणु त्रिज्या क्या होती है? नाभिक से लेके बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहा जाता है। और जो परमाणु त्रिज्या के आगे 4 प्रकार है, आयनिक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या, वान डेर वाल्स त्रिज्या और धात्विक त्रिज्या। ये 4 प्रकार जो हैं वो किसके हैं? परमाणु त्रिज्या के। अब देखिए हम एक एक पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली आती है आयनिक त्रिज्या।
आयनिक त्रिज्या पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहली आयनिक त्रिज्या, आयन बनने के कारण जो त्रिज्या होती है वो आयनिक त्रिज्या होती है। आयनिक त्रिज्या धनायन व ऋणायन से संबंधित होती है। तो अगर आयन का मतलब ये हो गया कि जैसे हमारे पास सोडियम है, 11 एटॉमिक नंबर होता है, तो पहले के अंदर 2 चले गए, दूसरे के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन चले गए, टोटल कितने हो गए 10, 2 4 6 8, और तीसरे में ये 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो क्या बन गया Na पॉजिटिव। तो पहले में 2 और दूसरे में कितने चले गए 8, ठीक है, और तीसरे वाला खत्म हो गया, तो इसकी तुलना में इसका आकार छोटा हो गया। यहाँ पर Na पॉजिटिव है जिसका अंदर 2 और 8 का क्रम पाया जा रहा है, इसमें 2 और 8 और 1 का क्रम पाया जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर इसका आकार बड़ा है, त्रिज्या ज़्यादा है, इसकी कम है। तो सबसे पहले आयनिक त्रिज्या क्या होती है, आयन बनने के बाद में नाभिक से केंद्र के मतलब नाभिक के केंद्र से लेके बाह्यतम कोश के बीच की दूरी होती है, वो आयनिक त्रिज्या होती है। ये 2 प्रकार की होती है, धनायन की आयनिक त्रिज्या, धनायन की आयनिक त्रिज्या, और दूसरी होती है ऋणायन की आयनिक त्रिज्या। दूसरी होती है ऋणायन की आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या। तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो धनायन बनाता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ऋणायन बनाता है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर हमने सोडियम लिया और यहाँ पर सोडियम प्लस ले रहे हैं, तो इसके पास तो 2 और 8 और 1 पाया जा रहा है, इसके पास तो 2 और 8 ही है। कहने का मतलब ये नाभिक, ये पहला कोश जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा कोश जिसके अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, और ये तीसरा जिसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। तो ये नाभिक, ये पहला कोश, ये दूसरा कोश, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8, 2 2 4 6 1 8, ठीक है। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ तक की कम है, इसका मतलब धनायन बनेगा, या धनायन की आयनिक त्रिज्या हमेशा ही कम होती है मुक्त जो परमाणु होता है उससे। इसी प्रकार अगर हम Mg और Mg+2 की तुलना करें तो इसमें 2 8 और 2 पाया जा रहा है, इसमें 2 और 8 ही है, तो इसकी त्रिज्या ज़्यादा होगी। इसी प्रकार एल्यूमिनियम और Al+3 की बात करें तो इसमें 2 8 3 का क्रम पाया जाएगा, इसमें 2 8 का ही क्रम पाया जाएगा। तो इसका मतलब आयनिक त्रिज्या किसकी ज़्यादा होगी, एल्यूमिनियम की ज़्यादा होगी। तो कहने का मतलब है कि धनायन की आयनिक त्रिज्या में अगर कोई भी धनायन बना रहा है तो उसकी आयनिक त्रिज्या हमेशा ही कम होती है मुक्त जो परमाणु होता है उससे। अब हम ऋणायन की बात करें, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, इसका 2 और 6 होता है मुक्त रूप से, ठीक है, 1 और 2 माइनस है, इसका 2 और 8 हो गए। इसके पास में यहाँ पर तो ये नाभिक और 1 और 2 और फिर 1 2 3 4 5 6 ही होंगे, और इसमें 1 2 गए पहले में, तो पहले के अंदर तो 2 और दूसरे के अंदर कितने होंगे, पूरे कंप्लीट होंगे। और कंप्लीट वालों का हमेशा ही आयनिक त्रिज्या बड़ी होती है, क्योंकि जो उत्कृष्ट गैसें होती है वर्ग नंबर 18 के अंदर आती है, उन पर पूर्ण पूरित विन्यास पाया जाता है, इसलिए उनकी आयनिक त्रिज्या हमेशा ही ज़्यादा होती है, उनका आकार भी बड़ा होता है। किसी की आयनिक त्रिज्या जितनी बड़ी होती है या आयनिक त्रिज्या का मान या परमाणु त्रिज्या का मान जितना बड़ा होता है उसका आकार उतना ही बड़ा होता है। तो ऑक्सीजन की तुलना में O2- का आकार बड़ा होगा, इसके अंदर 2 और 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 2 और 8 पाए जा रहे हैं।
इसी प्रकार नाइट्रोजन से N-3 का ज़्यादा होगा बड़ा, क्योंकि इसमें 2 और 5 पाए जा रहे हैं, इसमें 2 और 8। तो इसीलिए आयनिक त्रिज्या केंद्र से बाह्यतम आयन बनने के बाद में केंद्र से बाह्यतम कोष तक की जो दूरी होती है वो आयनिक त्रिज्या होती है। आयनिक त्रिज्या 2 प्रकार की होती है, धनायन की आयनिक त्रिज्या और ऋणायन की आयनिक त्रिज्या। धनायन की आयनिक त्रिज्या का मतलब केंद्र से धनायन बनने के बाद में बाह्यतम कोष के बीच की दूरी होती है वो धनायन की आयनिक त्रिज्या होती है। और दूसरी होती है ऋणायन की आयनिक त्रिज्या, मतलब केंद्र से लेकर के बाह्यतम कोष ऋणायन बनने के बाद में बाह्यतम कोष के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, ऋणायन की आयनिक त्रिज्या होती है। उसके बाद में जो हम बात करते हैं सहसंयोजक त्रिज्या की। सहसंयोजक त्रिज्या क्या होती है? सहसंयोजक बंध बनने के बाद की जो त्रिज्या, जैसे हमारे पास Cl2 है और इसके अंदर Cl और Cl बंध बना जा रहा है। अब ये एक Cl का नाभिक, ये और ये दूसरे Cl का नाभिक, तो इस नाभिक से इस नाभिक के बीच की दूरी का जो आधा मान होगा वो क्या हो जाएगा, सहसंयोजक त्रिज्या हो जाएगा। सहसंयोजक त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। तो सहसंयोजक त्रिज्या का मतलब ये हो गया कि अगर कोई समान प्रकार के परमाणु एकल सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए हैं तो दोनों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा की लंबाई का आधा मान उसकी क्या हो जाएगी, सहसंयोजक त्रिज्या हो जाएगी। जैसे इस पूरी लाइन का जो मान आता है वो आता है 1.98 आर्मस्ट्रॉन्ग Cl2 की। Cl और इस Cl के बीच की जो लंबाई है वो आती है 1.98 आर्मस्ट्रॉन्ग। अगर हमें ये कहे Cl की सहसंयोजक त्रिज्या की बात करें अपने, तो सहसंयोजक त्रिज्या निकालेंगे तो 1.98 बटा में 2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 2 निम्मा 18 और 2 निम्मा 18, तो इस की जो आयनिक है वो सहसंयोजक त्रिज्या है वो आ जाएगी 0.99 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये क्या होती है, सहसंयोजक त्रिज्या होती है। तो आप सभी को इतना तो पता चल ही गया होगा कि परमाणु त्रिज्या क्या होती है। नाभिक से बाह्यतम कोष के बीच की दूरी परमाणु त्रिज्या होती है। परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती जाती है, क्योंकि एक एक कोष जुड़ता जाता है तो परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता जाता है। और परमाणु त्रिज्या जिसकी जितनी ज़्यादा होती है उसका आकार उतना ही बड़ा होता है। और जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान कम होता जाता है, क्योंकि वहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का इफेक्ट पड़ता है। आवेश जो होता है वो बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो आकार या परमाणु त्रिज्या पहले जो गोला है वो पहले की तुलना में छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है, आकर्षित करता है, जिससे आकार थोड़ा कम होता है। तो केंद्र से बाह्यतम कोष के बीच की दूरी भी कम हो जाती है, तो परमाणु त्रिज्या कम हो जाती है। परमाणु त्रिज्या 4 प्रकार की, आयनिक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या और वान डेर वाल्स त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या आयंस बनने के बाद में केंद्र से बाह्यतम कोष के बीच की दूरी को आयनिक त्रिज्या कहा जाता है। आयनिक त्रिज्या 2 प्रकार की होती है, धनायनिक आयनिक त्रिज्या और ऋणायनिक। धनायनिक का मतलब धनायन बनने पर आयनिक त्रिज्या कम हो जाती है और ऋणायन बनने पर आयनिक त्रिज्या बढ़ जाती है। फिर उसके बाद में आती है सहसंयोजक त्रिज्या। जब एकल बंध से कोई भी समान नाभिकीय परमाणु आपस में जुड़े हैं सहसंयोजक बंध के द्वारा, तब दोनों के नाभिकों को मिलाने वाली दूरी क्या, आधा मान
सहसंयोजक त्रिज्या होता है, जैसे Cl और Cl के दोनों नाभिकों को मिला दिया जाए तो 1.98 आर्मस्ट्रॉन्ग दूरी आती है, और उसका आधा कर दिया जाए तो 0.99 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। और 0.99 आर्मस्ट्रॉन्ग क्या होती है? सहसंयोजक त्रिज्या होती है। सहसंयोजक त्रिज्या सहसंयोजक बंधों में उपस्थित होती है। तो हमने परमाणु त्रिज्या के 2 प्रकार कर लिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास का यही समापन करते हैं। धन्यवाद।